नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, कुछ पार्टी से जुड़े पूछेगा। पत्नी इनकी है सुनेत्रा पवार, लड़के पार्थ पवार, जय पवार, ये इनकी कजिन चचेरी सिस्टर है, बारामती से सांसद है। ये शरद पवार जी इनके चाचा हैं। पूरा बैकग्राउंड इनका आपको मैंने यहाँ पर बताया है। तो निश्चित तौर पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इनकी पार्टी है, एनसीपी इनकी पार्टी का नाम है। और निश्चित तौर पर यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि भैया ये किस पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है। तो हमारा प्रयास हमेशा ये होता है कि जो भी चीजें, जो भी बातें हम अपनी क्लास के अंदर करते हैं, डिस्कशन का पार्ट वो जो होता है, उनको हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ने का प्रयास करते हैं। नीचे एक लाइन लिख लो, रविंद्र ढोलकिया कमेटी जो है वो इस प्रकार की जो विमान दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो एविगेशन के सेक्टर में लॉस है, इस प्रकार की चीजों के लिए बनी है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना भारतीय राजनीति के अंदर है। मैं हमेशा कहता हूं कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगी आपको के लिए एक ब्रिज का निर्माण, जो आपके ड्रीम्स को पूरा करेगी। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके के दृष्टिकोण को रख के आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात है कि यूरोपीय यूनियन के हेड इंडिया आए थे। कौन आए थे, क्या नाम इनका है, क्या नाम इनका मैंने बताया था अभी आपको? हाँ जी, ठीक है। तो अब यूरोपीय यूनियन 1958 में बना था। इनसे हमारे रिलेशन फ्री ट्रेड एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्लोबल नेताओं की तरफ। जिस तरीके के अमेरिका एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, तो उस बीच में यूरोपीय संघ की तरफ हमारा झुकाव, जहां पे बुल्गारिया जैसे कंट्रोल ओरिएंटेड देश भी हैं। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक ट्रेड डील हुई है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, और एक ग्लोबल ट्रेड का प्रोग्राम यहाँ पर बन रहा है। और भारत करीब 9,425 सामानों पर छूट देने जा रहा है यूरोप को। लिखो, भारत करीब 9,425 सामानों पर छूट देने जा रहा है। और आज हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर अमेरिका है, पता है आपको। तो अमेरिका को हम लोग कहीं ना कहीं चुनौती दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से क्या होगा कि हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत तेजी से क्रांति आएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या क्रांति आएगी थोड़ा समझिए आप। जो हमारा 110% तक का आयात या इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, वो एकदम से कम होकर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो जितनी हमारे यहाँ ब्रांड ओरिएंटेड, चाहे BMW हो, चाहे या आपके जितनी महंगी गाड़ियां हो, ये लगभग आप मान के चलिए कि इनका रेट अपने आप इंडिया में कम हो जाएगा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ी चीज होने वाली है। इसके अलावा जितने भी वाइन्स से रिलेटेड चीजें हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जैतून का तेल है, प्रोस्टेड ऑयल है, चॉकलेट्स हैं, है ना। अभी जैसे बियर पर हमारा 150% जो है वो घटकर 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा बियर पे, है ना। स्प्रिट्स वगैरह पे 20 से 30% हो जाएगा। तो हमारे यूरोपीय यूनियन से रिलेशन बनने से निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड लेवल पे भारतीय निर्यातक अपने सामान को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बेच पाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज है। और अभी यहाँ के जो एंटोनियो कोस्टा आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरा संबंध गोवा से रहा है। ये है एंटोनियो कोस्टा, जो अभी हाल ही में आए थे। उन्होंने कहा है कि भाई मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ये हैं एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा। तो लगभग नीचे लिखिए 6.95 लाख करोड़ का निर्यात भारत से ये करेगा। 6.95 लाख करोड़ का निर्यात एक करेगा। निर्यात बोले तो एक्सपोर्ट। हमारी इकोनॉमी में यूनिट नंबर 6 में एक टॉपिक है भारत का व्यापार, जहां हम पढ़ते हैं हमारा आयात सबसे ज्यादा किसके साथ है। हमारा आयात सबसे ज्यादा चीन के साथ है, निर्यात सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ है। ओवरऑल बिजनेस पार्टनर हमारा अमेरिका है। इस बीच में यूरोपीय यूनियन से हमारा फ्री ट्रेड डील होना अपने आप में बड़ी बात है। हम लगभग 5.5 लाख करोड़ का यूरोपीय यूनियन से निर्यात करते हैं और हम लगभग यूरोपीय यूनियन को 7 लाख करोड़ का सामान देते हैं। 7 लाख करोड़ का सामान देते हैं। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात है, इसको लेकर के भी लगातार यहाँ चर्चा चल रही है। चलिए, अभी यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है कि जनरल कैटेगरी SC ST के खिलाफ अगर कोई भी शब्दों का गलत प्रयोग करती है, कुछ करती है, तो उनको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है समस्या पैदा हो सकती है। सरकार यूजीसी के नए गाइडलाइन की वजह से विवादों में है। तो यूजीसी यूनाइटेड ग्रांट कमीशन 1956 में बना, आपको याद रखना है। और जनरल कैटेगरी के छात्रों को संभावित पीढ़ी के रूप में ना देखा जाए, ये विरोध हो रहा है। कैंपस में जातिगत टकराव बढ़ेगा, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है। SC ST और OBC
जनरल कैटेगरी के साथ किस तरीके का रिलेशन रखे और झूठी शिकायतें कहीं ना कहीं बढ़ेंगी और इक्विटी का जो मुद्दा है वो संकट में आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। और यूजीसी को लेकर इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं, वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना है कि यूजीसी के नए इक्विटी नियमों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। भारत में कोई भी व्यवस्था संविधान के दायरे से बाहर नहीं हो सकती है। और निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ये इनका पर्सनल ओपिनियन है धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, जो कि हमारे क्या है भैया, एचआरडी मिनिस्टर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर मेरे द्वारा आपको डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर आप यूजीसी के बारे में बात करें, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन की जो नई गाइडलाइन है कि छात्र कैंपस में आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, झूठी शिकायतों का दौर चालू हो जाएगा, ऐसा कहना है जनरल वालों को, तो जनरल कैटेगरी के खिलाफ है, ऐसा विवाद है। वास्तविकता क्या है कि एससी एसटी सुरक्षा के लिए ये प्रयोग किया गया और आश्वासन है कि इसका दुरुपयोग अगर होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अब आज के 21वीं सदी में सरकार चलाने के लिए जिस तरीके का लोगों में नीतिगत पूर्वाग्रह है, ये सब देखकर व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सरकार चलाने लोगों को मुझे लगता है पूरे देश को एक परिवार के रूप में मानना चाहिए। परिवार में कैसे आपसी विश्वास बढ़े, इसकी पहल होनी चाहिए। समाज के बीच में बंटवारा नहीं होना चाहिए और हमारा समाज और देश मजबूत हो, आपसी संबंध बेहतर बने, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। हमारे समाज और देश की एकता के लिए मुझे लगता है इस प्रकार की चीजें खतरे की घंटी है। अब कॉलेजों में मान लीजिए दोस्ती करते समय आदमी ध्यान रखेगा कि मेरा कौन दोस्त एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन जनरल है। कुछ कम ज्यादा हुआ तो चीजें होंगी, बिगड़ेंगी। तो विद्यार्थियों को जाति के नजर से देखना मेरा व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, पाप है। और सभी विद्यार्थी देश के भविष्य है, इसलिए विद्यार्थियों को वर्ग के आधार पर न देखा जाए और न्याय व्यक्ति आधारित होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। वर्ग आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान व्यक्ति के आचरण को दोषी मानता है, उसकी पहचान को नहीं। इतिहास गवा रहा है जब जब इस प्रकार के स्पष्ट कानून या उत्पीड़न वाली चीजें, यूजीसी गाइडलाइन जिसमें थोड़ी सी स्पष्टता की मुझे कमी दिख रही है, फॉल्स कंप्लेंट हो सकती है, मॉल्सियस इंसेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और कोई भी मंच चुनिंदा वर्गों के लिए खुला हो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल नहीं बल्कि एक प्रकार का सेलेक्टिव प्रोटेक्शन सेल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर दिक्कतें तो हैं, न्याय चयनात्मक नहीं हो सकता और सरकार को चाहिए कि जो भी कानून बनाए वो संविधान की भावना को ध्यान में रख के बनाए, समावेशित कानून बनाए, भय आधारित प्रशासन की बजाय विश्वास आधारित व्यवस्था होनी चाहिए और सभी देश परिवार के काम होना चाहिए। भविष्य में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये यूजीसी का जो बिल है ये बहुत खतरे की घंटी है। और क्योंकि आज हिंदू में इस पर एडिटोरियल है और जिस तरीके से पूरा मूवमेंट तेजी से चल रहा है, ये विवाद बड़े रूप में सामने आएगा। तो निश्चित तौर पे नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर द यूजीसी न्यू इक्विटी रूल से द एजुकेशन मिनिस्टर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जबकि अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहता कि नहीं कहता है? अब एससी एसटी ओबीसी का एक ग्रुप बन जाएगा, जनरल कैटेगरी का एक ग्रुप बन जाएगा और ये लड़ाई जो है एक नया रूप ले लेगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या आने वाले दिनों में जूझेगी और ये समस्या बड़ा रूप लेगी। तो निश्चित तौर पर इस पर काम करने की जरूरत है। रुपए की गिरावट लगातार चर्चा में है, $1 बराबरी से 91 रुपए के ऊपर हो गया है। मैं इसकी कहानी ऑलरेडी पहले बता चुका हूं और रुपए की परिवर्तनशीलता को लेकर तारापुर कमेटी पे मैं चर्चा कर चुका हूं और ये लगातार इकोनॉमी में हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना जान लीजिए कि जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रघुराजन जी, उनका लिखा हुआ एक लेख है और भारतीय रुपए की गिरने का असली कारण है इकोनॉमिकल कम है और कूटनीतिज्ञ ज्यादा है। डेवलपमेंट की ग्रोथ 7.4 है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। केवल महंगाई को ही अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा रीजन इसका हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है इसके डिप्लोमेटिक तरीके से। तो ये हाल में जो रुपए की गिरावट है, तो रुपए की परिवर्तनशीलता को लेकर जो तारापुर कमेटी बनाई गई, उस तारापुर कमेटी पर यहाँ पर आप चर्चा जरूर कर लें। तो रुपए की परिवर्तनशीलता को लेकर तारापुर कमेटी बनी थी 97 में। और आपको एक चीज याद होगी कि तब $1 $1 था,
उधारी हम लेते लगे गए वर्ल्ड बैंक से, IMF से, तो $1 ₹2.5 हुआ, $1 ₹3 हुआ, $1 13 हुआ, $1 23 हुआ, $1 44 हुआ। 2014 में $1 56 था। आज 2025-26 आते आते 91 होगा, बहुत जल्दी 100 भी हो जाएगा। तो रुपए की गिरावट पर एक लंबी क्लास इकोनॉमी में हम लेंगे। आज करंट अफेयर्स में एक सी रंगराजन जी का एक आर्टिकल है जिसलिए हमने इस पर चर्चा करी। अब यहां पर अगली हेडिंग लिखेंगे स्टार बनाकर, यूपीएससी के कैडर को लेकर के चेंजेस हो रहे हैं। लिखो, हाल ही में किरण अग्रवाल कमेटी आई है, हाल ही में किरण अग्रवाल कमेटी आई है, और अब यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें जो आपको कैडर मिलेगा उसमें ग्रुप रहेंगे इस तरीके से। ग्रुप ए में जाते हो तो इन राज्यों में नौकरी करना है, ग्रुप ए में छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया है। ग्रुप बी है तो इसमें इन राज्यों में करना है। ग्रुप बी में मध्य प्रदेश भी आता है। मान लीजिए जो कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ और उसको ग्रुप बी मिला तो इन राज्यों में नौकरी रहेगी उसकी, मध्य प्रदेश कैडर। ग्रुप सी और ग्रुप डी, तो 4 प्रकार के ग्रुप। किरण अग्रवाल कमेटी की रिकमेंडेशन पर कैडर सिस्टम में चेंज हुआ है, लिख लीजिए। और लगातार ये एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। तो यहां पर आप किरण अग्रवाल कमेटी सिविल सेवा रिफॉर्म्स के लिए लिख लेंगे, और एक कैडर्स की फोटो आप यहां पर लिख लेंगे। हाल ही में IAS IPS की नौकरी में जो कैडर सिस्टम को लाया गया है, नए तरीके से लॉन्च किया गया है, इस कैडर सिस्टम पर एक एनालिसिस परीक्षा में निश्चित तौर पर जो है वो पूछा जा सकता है। किरण अग्रवाल कमेटी और ये कैडर मध्य प्रदेश किस कैडर में है आप देख सकते हैं, सामने आपको यहां पर दिख जाएगा। दूसरी अति महत्वपूर्ण बात जो यहां पर मेरे द्वारा डिस्कस की जानी है, कुछ दिन पहले मैंने निपाह वायरस पर चर्चा की थी क्या? मध्य प्रदेश में भी एक वायरस अभी फैला था, क्या नाम था उसका? गेलियन सिंड्रोम, नीमच में फैला था। चलिए, निपाह वायरस पिछले साल तो केरल में था, इस साल ये बहुत समस्या पैदा कर रहा है पश्चिम बंगाल में। कहां पैदा कर रहा है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के बहुत से मामले आए हैं, क्वारंटाइन किया गया लोगों को। ये एक जूनेटिक वायरस है, पहली बार मलेशिया में इसके मामले को देखा गया था, चमगादड़ के थ्रू ये फैलता है। तो WHO ने भी इस बीमारी को जो है लेकर के काफी बातें की हैं। सिर दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, उल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मानसिक भ्रम है, बहुत तेज बुखार है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो हाल ही में कहां पर फैला है बेटा?